वन आज हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक, क्या देखेंगे, लिख लेते हैं। मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो रिएक्टिविटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है इसमें कि मेटल कॉम्प्लेक्स में रिएक्टिविटी के लिए स्टेबिलिटी देखा जाता है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट जो है वो स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी की चूँकि मेटल कॉम्प्लेक्सेस में स्टेबिलिटी दो टाइप से डिफाइन करते हैं। एक तो आपका हो गया काइनेटिक स्टेबिलिटी, और सेकेंड जो है वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ये काइनेटिक जो है वो स्पीड या फिर रेट को डिफाइन करता है, और ये जो है वो क्योंकि थर्मो यानी कि थर्मल अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि थर्मो या स्पीड का क्या मतलब है। यहाँ पर हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स देखा है, थर्मोडायनेमिक वाला चैप्टर देखते हैं, तो उसमें बेसिकली थर्मोडायनेमिक में जो हीट के फॉर्म में जितने भी रिएक्शंस होते हैं या जो भी फिनोमिना होता है उसको डिफाइन करते हैं थर्मोडायनेमिक में। उसी प्रकार से थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में भी हीट के बेसिस पर ही इसका स्टेबिलिटी को देखेंगे। ठीक, और इसकी रिएक्टिविटी कैसे डिफाइन करते हैं या फिर वो कैसे इफ़ेक्ट करता है उसको देखते हैं। और काइनेटिक स्टेबिलिटी में जो है वो स्पीड यानी कि जो भी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में यूज़ करते हैं या फिर उसमें जो जो फिनोमिना होता है वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी, और जो जो इफ़ेक्ट करता है काइनेटिक के बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मेटल कॉम्प्लेक्स की रिएक्टिविटी को, तो वो सारी चीज़ें जो है वो काइनेटिक स्टेबिलिटी के अंतर्गत आता है। आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बेसिस पर जो है रिएक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। किसके बेसिस में, फर्स्ट लिख लेते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक के बेसिस पर। मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें जो है वो इसकी जो थर्मल एनर्जी यानी कि हीट के बेसिस पर ही इसको डिफाइन करेंगे। ठीक, या थर्मल। अब हीट और थर्मल कहाँ पर यूज़ होगा? बेसिकली इसमें देखो, मेटल कॉम्प्लेक्स में मेटल होगा और एक लिगेंड होगा, तो उनके बीच में जो भी बॉन्ड होंगे, वीक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो उसी को तोड़ने या उसी को जोड़ने में जो यूज़ होता है एनर्जी या थर्मल एनर्जी जो भी कह सकते हैं आप, उसमें कैसे वर्क कर रहा है थर्मल एनर्जी, उसी पर ये जो है वो पूरी तरीके से फिनोमिना जो है वो यूज़ होता है। ठीक, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो मेटल और लिगेंड का जो है वो बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पर। ठीक, या फिर मेजर जो है वो फॉर्मेशन कांस्टेंट इसमें यूज़ होता है, मेजर फॉर्मेशन कांस्टेंट। इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेजर फॉर्मेशन कांस्टेंट जो होता है, देखो कई रिएक्शंस में जो है वो मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक, तो इसमें भी जो ज़्यादा सुइटेबल प्रोडक्ट होगा वही इसका जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। इसमें भी वैसे ही होता है। इसका थोड़ा सा रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक, इसके बेसिस पर ही हम लोग इसको और आसानी से समझ पाएंगे। ठीक, इसके लिए हम यूज़ कर ले रहे हैं, कोई मेटल है। ठीक, और लिगेंड जो है हम लोग वाटर को ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हमें नहीं पता है, एन जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है, और प्लस माइनस जो है वो डिफाइन नहीं है अभी, प्लस और माइनस। इसमें क्या हो रहा है क्योंकि एक लिगेंड जुड़ रहा है। ठीक, तो मेटल के साथ एक लिगेंड जुड़ेगा और एक ऑक्सीजन को बाहर कर देगा।
प्लस H2O। ठीक, ये रिएक्शंस हुई। अगर हम इस रिएक्शंस को, रेट ऑफ रिएक्शंस को अगर हम लोग लिखें तो KF है, यानी कि फॉर्मेशन कांस्टेंट है। ठीक, इसको फॉर्मेशन कांस्टेंट के रूप में ही लिखते हैं। ठीक, अगर इसको हम लोग रेट के बेसिस पे लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं KF इज इक्वल टू प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो, और ये जो है वो ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है वो प्रोडक्ट है, ये वाला ml। ठीक, और यहाँ पर क्योंकि ये जो है वो लिगेंड है तो इसको L लिख सकते हैं, और ये जो है वो मेटल है, मेटल कहने का सेंस ये दोनों है रिएक्टेंट है। ठीक, ये और ये, ठीक ना। ये जो M लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा जो है वो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। तो आगे हम और देखें, अभी हमें पता नहीं है कि ये वाला जो कंपाउंड है वो स्टेबल है या अनस्टेबल। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टेबल एंड अनस्टेबल। स्टेबल या अनस्टेबल हो सकता है ये चीज़ें। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, या फिर इसका जो हीट है उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए जो है वो डेल्टा जी का प्रयोग करते हैं, माइनस RT, आपको पता ही होगा, ln KF, ये इसका हीट को जो है वो डिफाइन करने का एक फॉर्मूला है ये। ठीक, अब इसमें जो है वो दो प्रकार से रिएक्शंस होते हैं। एक तो होता है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के बेसिस पर यहाँ पर रिएक्शंस को डिफाइन करते हैं, और एक होता है ओवरऑल रिएक्शंस। ठीक, पूरे को जोड़ देते हैं। तो पहले हम लोग इस स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट देखें, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मेटल, सॉरी, यहाँ पर हम लोग आयरन का ले लेते हैं। ठीक, आयरन 2+ और वाटर, ये रिएक्शंस करेगा, देन क्या बनाएगा आपका आयरन H2O 6 2+। ठीक, इतना बना रहा है। ये ओवरऑल कितना है, 6 है। ओवरऑल जो है वो 6 है। अब यहाँ पर जो है वो मेटल, कोई अदर मेटल जो है वो, ये पहले रिएक्शंस करके ये कॉम्प्लेक्स बनाया, एन लिगेंड जो है यहाँ पर आता है, तो क्या हो जाएगा आयरन 2+, आयरन 2+ H2O, और ये लिगेंड प्लस H2O, कोई न्यूट्रल लिगेंड है, और जो वाटर है वो भी न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं देखने को मिलता है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। ठीक ना, तो ये वाला जो रिएक्शंस है वो यहाँ पर ये वाला कंप्लीट हो गया। ठीक, अगर हम लोग इसका स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू अगर देखें, इसको स्टेप वाइज जाना स्टार्ट करें, अगर ये लिगेंड के बेसिस पर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है उसको देखते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं स्टेप बाई फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक, कैसे निकालेंगे, स्टेप बाई फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक, इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं आयरन 2+ प्लस कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है जैसे कि साइनाइड है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में रहता है तो जो है वो आयरन, क्योंकि ये माइनस है और 2+ है तो ये जो है वो ओवरऑल जो है वो +1 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगेन यहाँ पर जो है वो साइनाइड का टेक करवाते हैं, साइनाइड है, ये प्लस है, ये जो है वो KF है, या K1, इसको K1 लिख देते हैं, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। आयरन CN जो है वो 2 हो जाएगा,
और ये जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। इसके साथ ही फिर से इसको साइनाइड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे। कुछ इस प्रकार से 3, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इस साइनाइड का जो है नेगेटिव चार्ज इसमें चला गया। देन फिर से जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक रिएक्शंस करवाएंगे। ये जो है वो 4 2-, ठीक, ये इस प्रकार से हो गया। अब इसका अगर हम लोग रेट देखें K2 K3 K4, ये ठीक इसका रेट है। ये वाला जो है वो स्टेप बाई फॉर्मेशन कांस्टेंट है। अगर हम लोग इसको रेट को ओवरऑल तरीके से लिखना स्टार्ट करें, जैसे K1 देन K2 देन K3 K4 ऐसे है, ठीक, ये वाला है। अब इसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी यानी कि स्टेबिलिटी के बेसिस पर अगर हम लोग इसको जो है वो व्यवस्थित करें तो ये हो जाएगा आपका K1 K2 K3 एंड K4, ठीक। सबसे ज़्यादा जो रेट होगा यहाँ का वो होगा K1 का, ठीक। जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आना स्टार्ट करेगा इसको तोड़ने में दिक्कत आ जाएगी तो इसका रेट जो है वो स्लो हो जाता है। और यहाँ पर क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है लेकिन यहाँ पर लिगेंड की संख्या कम है तो यहाँ पर रेट जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे लिगेंड की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इसका जो स्टेबिलिटी है वो जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसको तोड़ना आसान नहीं होता है और इसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर होती है, इसलिए रेट जो है वो इसका कम होता है, ठीक। अगर ओवरऑल देखें, ओवरऑल ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाता है, पूरे को जोड़ देंगे K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, ये वाला। इस तरीके से हम लोग ओवरऑल रिएक्शन कांस्टेंट जो है वो निकाल सकते हैं। अगेन एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल सेकेंड, ठीक। ये थोड़ा अलग है उस एग्जांपल से, वो तो नॉर्मल वाला एग्जांपल था, ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा अलग तरीके से कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है, ठीक। उसको हम बात करेंगे। कैडमियम H2O 2 प्लस Br माइनस, ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैडमियम H2O ये 5 और ये Br यहाँ 6 है, ठीक। और यहाँ पर निकल जाएगा H2O, ठीक, ये वाला एक। देन फिर से हम लोग Br को फिर से यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। K1 है ये, कैडमियम हो गया H2O 4, Br जो है वो 2 हो गया, ठीक। और यहाँ पर H2O फिर निकला अगेन, यहाँ पर क्या होगा, H2O कैडमियम H2O कितना हो जाएगा 3 और Br 3, ये हो गया, ठीक। और यहाँ पर निकला H2O, ये जो है K2 K3, यहाँ पर जो है वो कैडमियम हो गया Br4, Br है ना, Br4 प्लस 3H2O। यहाँ कैसे हुआ है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, कोई भी मेटल है, ठीक, और ऑक्यूपाइड है कोई बल्कि ग्रुप, ये कुछ इस तरीके से, क्लाउड बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक।
क्लाउड बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर वाटर का क्लाउड बहुत ज़्यादा है, लेकिन अदर हैंड कोई भी लिगेंड इसमें जो है वो जुड़ा नहीं है। ठीक, कोई भी अदर लिगेंड वाटर के अलावा कोई अदर लिगेंड इसमें जुड़ा नहीं है, जिसके कारण जो है वो दूसरे लिगेंड के लिए जो बैक एंड साइड यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन वाटर का क्लाउड जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक, जिसके कारण से कोई अदर लिगेंड आता है यहाँ रिएक्शंस करने, जैसे कि BR है, BR आता है तो इसके लिए जो है वो जब ये रिप्लेस करेगा, मान के चलो इसको रिप्लेस किया, इसके बाद यहाँ जुड़ा, अब यहाँ पर जो है वो वाटर का तो क्लाउड बहुत ज़्यादा है। ठीक, क्योंकि BR का ट्रांस इफेक्ट जो होता है वो वाटर से ज़्यादा होता है, जिसके कारण से ये जब आएगा तो इसका जुड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर जुड़ जाएगा, इसके बाद अगेन फिर आएगा, फिर अगेन आएगा, तो तीन जो ब्रोमीन है वो एक साथ यहाँ पर आएगा, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, वो मेटल है। ठीक, ये जो है वो H2O BR यहाँ मान के चलो आ गया, यहाँ आ गया आपका H2O, यहाँ H2O और यहाँ जो है वो BR आ गया। अब BR क्योंकि यहाँ पर जो है वो रिएक्शन कर लिया है इस कंपाउंड के साथ, तो जब अगला बार आएगा BR तो ये तीनों हाइड्रोजन को जो है वो रिप्लेस कर देगा, मतलब H2O को, तीनों H2O को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये जो है वो वाटर के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह व्यवहार करेगा। इस कारण से ये तीनों हाइड्रोजन H2O को जो है वो रिप्लेस कर देता है। इस कारण से यहाँ पर जो है वो Kn+1 जो है वो ज़्यादा हो जाता है, किससे, Kn से। ठीक, ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इस आधार पर क्या होगा, क्योंकि जो है K1 का तो रेट ज़्यादा ही होगा। ठीक, K2 का रेट ज़्यादा होगा K3 से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। K3 ये कैसे हुआ है, K1 सेम तरीके से गया, K2 सेम तरीके से गया, K3 सेम तरीके से गया, लेकिन K4 जो है वो एक ही बार रिप्लेस कर दिया H2O को, तीन H2O को एक ही बार रिप्लेस कर दिया। इसलिए ये वाला जो रिएक्शंस का जो पार्ट है वो K3 के कंपेयर में जो है वो फास्ट रिएक्शंस है, क्योंकि फास्ट तरीके से तीनों H2O को जो है वो बाहर निकाल दिया K3 के कंपेयर में। तो इस प्रकार से ये वाला भी यहाँ पर जो है वो मेजर पार्ट है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बेसिस पर। ठीक, अब ये K4 जो है वो K4 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो K4 में एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ की है, एंट्रोपी इंक्रीज़ की है जिसके बेसिस पर। ठीक, क्योंकि इसका जो ये वाला जो कंपाउंड बना हुआ है जिसमें H2O3 है और जो है ब्रोमीन जो है वो भी 3 है, तो इस केसेस में क्या हुआ है कि ये जो स्ट्रक्चर्स बनता है वो अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स होता है, जिसके कारण से ब्रोमीन जो है वो उसको एकदम विघटित कर देता है। इसका कोई मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल स्ट्रक्चर्स नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही फास्ट तरीके से ब्रोमीन जो है वो H2O को रिप्लेस कर देता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को देखते हैं। ठीक, ये पूरा जो था सिनेरियो वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बेसिस पर था, और ये जो है ये सारे जो हैं वो रिएक्शंस का एक पार्ट हैं, और इसी के कड़ी में जो है वो काइनेटिक स्टेबिलिटी भी मेटल कॉम्प्लेक्स का रिएक्शंस का पार्ट है। तो अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे काइनेटिक स्टेबिलिटी के बेसिस पर जो है रिएक्शंस किस प्रकार से व्यवहार करता है। ठीक, उसमें आता है आपका इनर्टनेस या लेवाइल वगैरह, उसी में आता है, तो उसको भी साथ में हम लोग देख लेंगे।